नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और बहुत लंबे समय के बाद आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भूप सिंह ज्ञान गंगा चैनल पर। काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं हुई, इसका हालांकि मुझे बड़ा अफसोस है, बेहद अफसोस है। लेकिन कुछ व्यस्तताएं थी मेरी और गांव वगैरह गया था, कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से क्लासें नहीं ले पाए। फिर गणतंत्र दिवस की कुछ तैयारियां, तो उन सभी को देखते हुए तैयारियां वगैरह करवाने में समय निकला, तो आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। और अब भी फिलहाल लगभग 5-7 दिन क्लासें नहीं होने के योग बन रहे थे, क्योंकि मुझे एक क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम लेकर जाना था। लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कम से कम 10 दिन बच्चों की क्लासें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो और 3-4 दिन अगर क्लासें डिस्टर्ब होंगी तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों का कोई नुकसान हो। तो बच्चों के नुकसान ना हो, इस वजह से मैंने उस टूर्नामेंट में टीम ले जाना कैंसिल कर दिया और आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आज से पुनः हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक तो एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है, सबको पता होगा। हालांकि इसकी सूचना ग्रुप में मैंने डाल दी थी, अपने जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कौन कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम होना है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने वो उसको अच्छे से टाइम टेबल को देख लिया होगा। आपका जो एग्जाम शेड्यूल है उसको आप अच्छे से देख चुके होंगे। बात अगर संस्कृत की करें तो संस्कृत का जो एग्जाम है वो आपका लास्ट में रखा गया है, यानी कि 30 मार्च, जो जिसको हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन आपका संस्कृत का एग्जाम रखा गया है। तो डोंट वरी, अभी आपके पास में संस्कृत के एग्जाम तक 2 महीने का वक्त है। हालांकि मार्च का महीना आपका बाकी एग्जाम्स में जाएगा, तो आप उसको काउंट नहीं करें, क्योंकि मार्च के महीने में आपके दूसरे एग्जाम्स होंगे, तो संस्कृत को आप नहीं पढ़ेंगे निश्चित रूप से। और जब तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाए उसके बाद ही, जैसे 7 तारीख को आपका सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट करने के बाद ही आप जो 12 तारीख को आपका एग्जाम है हिंदी का, उसकी तैयारी करें, है ना। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि पेपर अंग्रेजी का है और आप 12 तारीख वाले पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस विषय का पेपर एग्जाम नजदीक आ रहा है, उस एग्जाम से पहले आप कम से कम 3-4 दिन पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा रेस्ट दें। 7 तारीख को अगर अंग्रेजी का पेपर है तो मान के चलें आप 2 या 3 तारीख से जो आपका दिन रहेगा वो प्रॉपर अंग्रेजी पर फोकस करें। आप 5 से 7 दिन कंटिन्यूस अंग्रेजी को ही दें आप। और उसके बाद 7 तारीख से 12 के बीच में जो गैप है उसको आप हिंदी पढ़ें, स्वाभाविक है। और 12 से 16 के बीच में जो गैप है, 16 को जो एग्जाम है, शायद साइंस साइंस का है मेरे ख्याल से, तो आप उसमें उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। और फिर आपका 20 तारीख को जो एग्जाम है, तो 20 तारीख वाले एग्जाम के लिए आपको 4 दिन मिलेंगे, 17, 18, 19, 3 दिन। और उसके बाद में आपको 27 तारीख को शायद गणित का पेपर है मेरे ख्याल से। तो 27 को आप 27, 20 से 27 तक आपको ये 7 दिन आपको गणित पढ़ने में मिलेंगे, और लास्ट के 2 दिन आपको संस्कृत पढ़ने के आराम से मिलेंगे। तो मान लीजिए आपका समय है आपके पास बहुत कम है, तैयारी आप निश्चित रूप से करते रहें। हम नवा पाठ, नवा जो हमारा अध्याय है उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम उस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो सुक्तियां वाला पाठ है, वो सुक्तियां हम पढ़ चुके थे और आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। वो पाठ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हालांकि समय थोड़ा मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन बस जस्ट 1 महीने की बात है आप लोगों की, और आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट 1 महीना और निकालूंगा मैं, लेकिन आपका कोर्स जरूर करूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कितने विद्यार्थी देख रहे हैं, कितने विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं। मैं मेरा कर्म किए जा रहा हूँ, आप अपना कर्म करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका जाता है। प्रश्न संख्या 1, इसका क। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पिता पुत्राय, पिता
पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता जो है पुत्र को पुत्र की बाल्यावस्था में उसको क्या देते हैं, तो विद्या धनम। क्या देते हैं पिता उसको, विद्या धनम। ठीक है भाई, पहले प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विद्या धनम। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है विमूढ़धीः कीदृशी वाचम, विमूढ़धीः कीदृशम वाचम परित्यजति। यानी मूर्ख जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के वाणी का त्याग करते हैं, तो धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम वाची। दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा धर्म प्रदाम। तीसरा प्रश्न देखते हैं अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्यताः। इस लोक में, इस संसार में कैसे लोग ही कीर्ति को, यश को प्राप्त करते हैं, या कैसे जो लोग हैं उनके ज्ञान की आंखें हैं, उनके जो है केवल जो विद्या है उसकी आंखें हैं, कैसे लोग हैं जिनको नेत्रवान माना गया है, तो विद्वांसः। कैसे लोगों को नेत्रवान माना गया है, विद्वांसः, यानी विद्वान लोगों को नेत्रवान माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय। प्राणों से भी बढ़कर या प्राणों की बलि देकर के भी क्या रक्षा करने के योग्य है, सदाचार। क्या है, सदाचार। सदाचार जो है, शिष्टाचार है, उसकी रक्षा प्राण देकर के भी करनी चाहिए या रक्षा करने योग्य है। आगे देखते हैं आत्मनः श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। अपना हित, स्वयं का हित की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कौन से कर्म नहीं करता है, तो कौन से कर्म नहीं करता है, अहितम। यानी दूसरों का जो नुकसान है वो नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए वाची किम भवेत। वाची किम भवेत, तो वाणी कैसी होनी चाहिए, अवक्रता। कैसी होनी चाहिए, अवक्रता। यानी वाणी जो है सरल होनी चाहिए, एकदम मीठी होनी चाहिए। आप इनका आंसर देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से सभी को। थोड़ा सा बोर्ड आपको इरिटेट कर सकता है क्योंकि फ्लैश बिल्कुल इसके ऊपर पड़ रहा है, और इसका इलाज मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, हमें इसी से काम चलाना है। तो आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पर देखने के साथ साथ मेरी वाणी पर भी ध्यान रखें, क्योंकि जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो वाणी से आपको बोल करके भी बता रहा हूँ, क्योंकि संसाधनों का अभाव है, सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन में ही आप लोगों को क्लास मिल रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा अब हम देख लेते हैं। अब ये कह रहा है आपका स्थूल पदानी आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। उदाहरण यहाँ पे दिया है विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्यते। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया विमूढ़धि, यानी कौन, यानी मूर्ख लोग जो है पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं, तो कौन खाते हैं, कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम खादन्ति, यानी कौन पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को या अपके फल को खाते हैं। पहला देखते हैं इसका, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। यहाँ पे आपका दिया हुआ है विद्वांसः के नीचे अंडरलाइन है, तो विद्वांसः की जगह आपको, विद्वांसः की जगह आपका क्या आ जाएगा, के।
क्योंकि विद्वांसः जो है वो बहुवचन, विद्वान शब्द बहुवचन है, तो किम कऊ के, ठीक है ना। कह कऊ के, सॉरी, किम तो नपुंसकलिंग में आ जाता है, तो आपका चलेगा कह कऊ के, कम के कान, ठीक है। केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के, इस तरीके से आपके चलते हैं। कस्मात काभ्याम के, कसे कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, इस तरीके से आपके ये शब्द रूप जो है चलते हैं, आपको याद करने हैं, इनको याद कर सकते हो आप और करने चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा आपका, संसारे विद्वांस, चलो हाँ ये हो गया, ओके। अगला है आपका जनकेन, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम ददाति या दीयते, यानी पिता के द्वारा पुत्र को बाल्य अवस्था में विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो पुत्राय, पुत्राय है आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, पुत्राय की जगह पे कस्मई, कस्मई किसके लिए, ओके, यानी पिता जो है किसके लिए बाल्य अवस्था में, बाल्यकाल में विद्या रूपी धन देता है, तो पुत्र आए, पुत्र के लिए, यानी तो कस्मई आ जाएगा इसके अंदर आपके, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, जनकेन कस्मई शशवे विद्याधनम दीयते, ठीक है भाई, इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य है, यानी सही गलत का जो निर्णय है वो विवेक से ही किया जा सकता है। तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आपका बन जाएगा कस्य, ठीक है। तो आप कस्य लगा दें, और कस्य लगाने के बाद आपका प्रश्न बनेगा, कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, और क्वेश्चन मार्क आप लगा दें। अगला देखिए, धैर्यवान लोके, धैर्यवान लोके परिभवम न, परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान जो व्यक्ति हैं वो लोक में, संसार में पराजय प्राप्त नहीं करते, उनको पराजय नहीं मिलती। तो लोके, लोके सप्तमी एक वचन, तो इसका देखिए, आप अगर हम अनुवाद करते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को संसार में जो है पराजय प्राप्त नहीं होती, तो हिंदी में प्रश्न बनाए, धैर्यवान व्यक्ति को कहां पर पराजय प्राप्त नहीं होती, तो कहां पर, इसकी जगह पर आपको लगा देना है कुत्र, ठीक है। कहां को कहते हैं कुत्र, ठीक है, आपका कुत्र आ जाएगा, ठीक है। विद्वांसः कुत्र परिभवम न पच, ये जो भी आपका आ गया जाता है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, देखो, धैर्यवान कुत्र परिभवम न, परिभवम न प्राप्नोति, यानी विद्वान जो लोग है, धैर्यवान जो लोग है, वो कहां पर उनको जो है वो प्राप्त नहीं होती, क्या पराजय नहीं होती है। अगला देखें, आत्म कल्याणम इच्छम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात, तो परेशान, परेशान की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, केशाम, केशाम, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लें, चीजों को एक बार अच्छे से समझ लें, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको परेशानी जरूर आएगी। तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लें, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, 2 मिनट, क्लास से फ्री हो गया तो चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा जो प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा जो प्रश्न है ये आपका अन्वय से संबंधित है।
मैं हर बार कहता हूँ किसी भी श्लोक वाला जो पाठ है उसमें आपको श्लोक के साथ साथ अन्वय जरूर याद करने हैं। तो ये प्रश्न मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं इसको नहीं करूंगा। आप लोग इसका अन्वय अच्छे से याद कर लें। और अन्वय याद करने के बाद में देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके दो पैटर्न है, या तो आपको श्लोक दे देगा सीधा, या फिर वो कहेगा कि आप इसका अन्वय लिखिए, या आपको अन्वय स्वयं जिस तरीके से इसमें पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है एक एक शब्द आपका छोड़ देगा, बीच में किसी शब्द को मिस कर देगा और आपसे कहेगा कि इसको पूरा करिए। और ये आप तब कर पाएंगे जब आपको अन्वय ठीक से याद होगा। ठीक है, तो अन्वय आप श्लोकों का जरूर याद कर ले। मैं हर बार कह रहा हूँ पहले पाठ के, छठे पाठ के और ये नवा पाठ आपका श्लोक का है, फिर शायद लास्ट में 12वां पाठ भी आपको श्लोक वाला मिलने वाला है। तो इन चारों पाठों में जो भी श्लोक दिए हैं उनका अन्वय एक बार आप अच्छे से रट लें, याद कर लें, ताकि ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। हम सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषाम अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। उदाहरण को पढ़ करके दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। श्लोक संख्या 3, यानी श्लोक संख्या 3 जो आपका है उसमें से आप कुछ प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, उसके आंसर आपको श्लोक संख्या 3 से ही आपको देने हैं। चलिए तो इसमें पहला उदाहरण के तौर पर आपको दिया है। उदाहरण स्वरूप इसमें बताया है सत्या मधुरा च वाची का। तो ये आपका धर्म प्रदाम। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति। धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, यानी धर्म प्रदाम यानी जो धर्म यानी न्याय संगत या मीठे मधुर वचनों को छोड़कर कौन भाषण करता है, कौन बोलता है? तो विमूढ़ धी। कौन करता है? विमूढ़ धी, मूर्ख। मूर्ख लोग जो है इसको मधुर वचनों को या धर्म प्रदान वचनों को छोड़ करके व्यवहार करते हैं। अगला देखिए, मूढ़ पुरुष काम वाणीम वदति। मूढ़ पुरुष काम वाणी, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी, कौन सी वाणी बोलता है? तो कौन सी बोलता है? परुषाम, कठोर वचन। परुषाम, ठीक है, नहीं कठोर वचन कहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका मंदमति ही कीदृशम फलम खादती। मंदमति यानी क्या बोलते हैं उसको, अल्पमति जो व्यक्ति होता है, या मंद बुद्धि जो होता है, कम बुद्धि वाला या मूर्ख व्यक्ति कौन से या कैसे फलों को छोड़कर या किन को छोड़कर, कौन से फलों को छोड़कर खाता है? कौन से फल खाता है? अपक्वम, अपके फल यानी कच्चे फलों को खाता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगला है आपका श्लोक संख्या 7 से। अब 7वें श्लोक से आपको आंसर देने हैं। बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? आत्मान श्रेयम, ठीक है, आत्मसंतुष्टि चाहता है। अब इसमें पहला है कियंती सुखानी इच्छति। कैसे सुख चाहता है? कैसे सुख चाहता है? तो प्रभुतानी सुखानी, प्रभुतानी, ठीक है, प्रभुतानी सुखानी। आगे आप लिख दें उसके आगे। अगला है सह सह कदापि किम न कुर्यात। सह कदापि किम न कुर्यात, वह हमेशा क्या नहीं करता। ठीक है, श्लोक संख्या 7 से है आपका। इसमें
हम्म। अहितम, ठीक है, क्या आएगा इसमें आपके? अहितम यानी दूसरों का नुकसान नहीं करता। क्या आएगा इसमें आपका आंसर? अहितम। ठीक है। सह केभ्य अहितम न कुर्यात, वह किनका अहित नहीं करता? तो परेभ्य, दूसरों का। ठीक है, परेभ्य यानी दूसरों का। चलिए आप इसको लिख लीजिए एक बार। कॉपी पेन पेंसिल जरूर रखें साथ में, ताकि इनको आप नोट डाउन करते रहें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम्स के टाइम पे। सिर्फ इनको पढ़ना रहेगा आपको। तो बहुत जल्दी हम व्याकरण की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों की रुचि रहेगी तो हम व्याकरण की क्लास भी शुरू करेंगे, अन्यथा मैं व्याकरण की क्लास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विद्यार्थी कुछ शिथिल हो रहे हैं। उन विद्यार्थी शायद क्लास को नहीं देख पा रहे होंगे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन विद्यार्थी है जो सीरियसली देख रहा है, तो हम व्याकरण की क्लास तभी इसको शुरू करेंगे। अन्यथा ये कोर्स करा करके मैं आपको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जो क्लास देख ही नहीं रहा, अगर किसी के यूजफुल नहीं है तो फिर मेहनत करने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर मेरे भी बहुत सारे व्यक्तिगत कार्य हैं, तो उनको मैं आराम से समय निकाल के कर सकता हूँ। तो चलिए, अब पांचवा प्रश्न आपका। देखिए, पांचवें प्रश्न को भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में आपके जो है एक वाक्य दिया हुआ है, उसका संबंधित अर्थ वाली सुक्ति आपको लिखनी है। तो वो सुक्ति आप स्वयं, क्योंकि हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, हम भावार्थ बता चुके हैं, तो आप उसके आधार पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे अगले प्रश्न, छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्वतः उचितम विलोम पदम कोष्टकात चित्वा लिखतिनी। शब्दों के विलोम पद आपको लिखने कोष्टक से चुन करके। जैसे पहला इसका आपका पक्वम, तो पक्वम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पक्वम का क्या होगा? अपक्वम। पक्वम का अपक्वम। आगे देखिए, इसके बाद में आपका आता है विमूढ़ धी। विमूढ़ धी, इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुधी। विमूढ़ धी सुधी यानी बुद्धिमान। विमूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को। कातरह, कातरह इसका हो जाएगा आपका अकातरह। ठीक है, अगला है आपका कृतज्ञता। कृतज्ञता, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञता। आधा आधा घड़ी आएगा इसमें, कृतज्ञता। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आलस्यम। आलस्यम, इसका विलोम पद बताइए फटाफट।
उद्योगः, उद्योगः। परुषाम, परुषाम का क्या अर्थ हो जाएगा? परुषाम यानी कठोर, है ना, तो इसका विलोम पद हो जाएगा कोमलाः, कोमला। ठीक है, आप लिख लीजिए एक बार। अगला है इसमें आपका अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रियः समानार्थक शब्दः मंजूषात चित्वा लिखत। तीन पर्यायवाची शब्द आपको बॉक्स में दे रखे हैं, मंजूषा में दे रखे हैं, उसमें से चुन करके लिखना है। जैसे सबसे पहले आपका है प्रभुतम, प्रभुतम। इसके तीन पर्यायवाची शब्द आपको इसमें बॉक्स में दे रखे हैं, देखिए मंजूषा आपके आगे दे रखी है, आप उसमें से छांट के लिख सकते हैं। तो क्या क्या है देखिए प्रभुतम का, देखिए प्रभुतम का एक हो जाएगा आपके भूरी, ठीक है, और भूरी, बहु, ठीक है, और एक आपका विपुलम। भूरी, बहु और विपुलम, ठीक है। भूरी, बहु, विपुलम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रभुतम का। इसके बाद में आपका श्रेय, श्रेय के पर्यायवाची देख लेते हैं। एक तो आपका हो जाएगा शुभम, एक शिवम, ठीक है, और कल्याणम। शुभम, शिवम और कल्याणम। और कल्याणम, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं चित्तम। देखिए चित्तम का क्या क्या है आपका, एक तो मनः, मनः, चेत और आपका मानसम, ठीक है, मनः, चेत और मानसम। मनः,
चेत मानसम, ये आपके चित्त शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद में आपका है सभा। सभा, सभा शब्द के पर्यायवाची आपको बॉक्स में दे रखे हैं, देख लेते हैं। एक आपका हो जाएगा इसमें संसद, ठीक है, और संसद के अलावा एक हो जाएगा सभा, और एक आपका इसके अंदर हो जाता है परिषद, ठीक है, संसद, सभा और परिषद। संसद, सभा, परिषद, ठीक है। इसके बाद आपका चक्षुष, ठीक है, चक्षुष में आपके हो जाएंगे एक तो लोचनम, नेत्रम और नयनम। चक्षुष, चक्षु कहते हैं आंखों को। नेत्रम, नयनम, लोचनम, ये हो जाएंगे आपके पर्यायवाची इसके। इसके बाद लास्ट आपका बचता है मुखम। देखिए मुखम के आपके क्या क्या पर्यायवाची यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो आपका हो जाएगा आननम, ठीक है, आननम के साथ आपका हो जाएगा वकत्रम, ठीक है, आननम, वकत्रम, और एक और है कहां पर इसका, वदनम। आननम, वदनम और वकत्रम, ठीक है, ये इसके आपके हो जाएंगे। वदनम और वकत्रम, ये आपके मुख शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। आप लोग लिख सकते हैं और बहुत काम की चीजें हैं ये, आप इनको एक बार जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है पर्यायवाची शब्द का। इसके बाद देख लेते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अदस्तात समास विग्रहात। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 7वां, इस क्वेश्चन के अंदर आपको शब्द दे रखा है, समास विग्रह करके दे रखा है, उसको समासिक पद बना करके आपको लिखना है। जैसे सबसे पहला इसमें 7वें का पहला आपका तत्वार्थस्य निर्णय, यानी तत्वार्थ का निर्णय, इसको समासिक पद बना करके आपको लिखना है, ठीक है। तो तत्वार्थ निर्णय, इसका समासिक पद हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है आपका वाची पटु, यानी बोलने में चतुर, इसको कहते हैं वाक पटु।
वाचीपटु का सामासिक पद बनेगा वाक्पटु। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखिए तीसरा है इसका धर्मम धर्मम प्रददाति इति ताम। ठीक है, धर्मम प्रददाति इति ताम, जो धर्म प्रदान करता है, ऐसा कौन? धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम, ये इसका सामासिक पद बनेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है आपका न कातरह, यानी निडर जो होता है, अकातरह। न कातरह का सामासिक पद बनेगा अकातर, यानी अकातर शब्द को अगर कोई कहे कि इसका समास विग्रह करके लिखो तो आप लिख देंगे न कातरह। ठीक है, समास विग्रह का अर्थ होता है शब्द को तोड़ के लिखना, और समासिक पद का अर्थ होता है टूटे हुए शब्द को जोड़ करके उसका एक समासिक पद बनाना, उसका जुड़ा हुआ एक पूरा मूल शब्द बना करके लिखना। ठीक है, एकात्रह। इसके बाद में आपका आ जाता है न हितम, तो इसका सामासिक पद हो जाएगा आपका अहितम। अहितम। ठीक है, अहितम का अगर समास विग्रह करने को कोई कहता है तो आप न हितम कर सकते हैं। महान आत्मा ये शाम, महान आत्मा ये शाम, यानी जिसकी महान आत्मा है उसको कौन? महात्मानः, महात्मानः। ठीक है, ये आपका समास हो जाएगा। अगला है आपका विमूढ़, विमूढ़ः धीहि यस्य सः, तो विमूढ़ धीहि इसका आपका सामासिक पद बन जाएगा विमूढ़ धीहि। विमूढ़ धीहि, ये आपका सामासिक पद बन जाएगा इसका। तो आप एक बार लिख लीजिए इसको, मैं साइड में हो जाता हूं। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। और आज थोड़ा सा क्लास में जोश कम नजर आया होगा आपको, वो इस वजह से कि थोड़ा आज कार्यक्रम था स्कूल में गणतंत्र दिवस का, तो वो एनर्जी वहां पे जो है व्यस्त होगी। तो ठीक है, तो क्योंकि इतना सामर्थ्य आदमी में इतना ही होता है बोलने का, और बोलने के लिए ऊर्जा खर्च होती है, तो आज के जो बोलने का कोटा ऊर्जा जो थी मेरी वो स्कूल में खत्म हो चुकी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जोश कम नजर आया। लेकिन जोश के साथ में कंटेंट आपको पूरा मिला है, जोश भले ही कम है लेकिन कंटेंट पूरा है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इस पाठ का अभ्यास कर लें अच्छे से, और जो सुक्तियां हैं उनको अच्छे से याद कर लें, उनके अन्वय हैं उनको अच्छे से याद कर लें, प्लस उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लें। ये पर्यायवाची शब्द और समास वगैरह ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लें, और ये सब अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से, खासकर संस्कृत सब्जेक्ट में, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एक अगले नए अध्याय के साथ में, 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।